गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में आपको लेखक राही मासूम रज़ा द्वारा लिखी गई एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त है और टोपी इफ़न को अपनी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा मानता है। इफ़न के बिना टोपी और टोपी के बिना इफ़न अधूरे हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले लेखक ने हमें इफ़न के बारे में बताया, उसके परिवार के बारे में बताया कि उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं और वो क्या काम करते हैं और किस प्रकार से इफ़न का ध्यान रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 34 से। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस आई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती, लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते थे। जो इफ़न की दादी थी वो मौलवी की बेटी नहीं, एक जमींदार की बेटी थी और उसे अपने परिवार के जो दूध दही और घी जो खाने की इच्छा होती थी वो मौलवी के घर में उसे नहीं मिलता था। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जाऊँ तू से हमारी लाश ना संभली जाए तो हमरे घर भेज दियो। मतलब जो इफ़न की जो दादी थी, जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसके बेटे ने मतलब इफ़न के पिताजी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी लाश को कहाँ ले जाया जाए, करबला या फिर नजफ जो इस्लाम का पवित्र स्थान है वहाँ ले जाए। तो वह बिगड़ गई, मतलब बिगड़ना मतलब गुस्से में हो गई और अपने बेटे से बोली, अगर तुझसे मेरी लाश ना संभाली जाए तो मेरे घर भेज देना। मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें ये याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन हो चुका है। कस्टोडियन का मतलब किसी विभाग पर उसका अधिकार हो जाना, मतलब किसी चीज़ को ट्रस्ट दे देना, किसी का जिस संपत्ति में किसी का मालिकाना हक ना हो उसकी देखरेख कोई विभाग करता हो। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। ये कथाकार का ख्याल है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जब मरने लगता है तो वो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखता है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया क्योंकि इफ़न को अपना मायका हमेशा से ही याद रहता था और जो इफ़न की दादी थी वो पूरब से थी और पूर्वी बोली ही बोलती थी। ससुराल की लखनवी भाषा वो कभी नहीं बोलती थी। पीहर की ही जो भाषा थी उसी को गले लगाए रखती थी, उसी को हमेशा याद रखती थी। इसलिए पीहर से मतलब अपने मैके से उन्हें बहुत प्यार था। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी से बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। बीजू पेड़ मतलब जो पेड़ बीज के द्वारा मतलब आम की गुठली से उन्होंने लगाया, वो पेड़ उन्हें याद आ रहा था। क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने उसे अपने हाथों से लगाया, अपने बचपन में लगाया, जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। क्यों बूढ़ा हो चुका? क्योंकि जब इफ़न की दादी छोटी थी बचपन में तभी उन्होंने वो पेड़ लगाया। आज जैसे जैसे इफ़न की दादी की उम्र बढ़ी है वैसे वैसे उस पेड़ की भी उम्र बढ़ती चली गई। ऐसे ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह उन चीज़ों को छोड़कर भला करबला और नजफ कैसे जा सकती थी। अब जो इफ़न की दादी है उन्हें अपने परिवार की, अपने घर की चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की याद आ रही थी। बेशुमार मतलब बहुत सारी चीज़ों की याद उन्हें आ रही थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीवी कही जाती थी। इफ़न की जो दादी थी सब लोग उन्हें बीवी कहकर पुकारते थे। जब इफ़न स्कूल गया हुआ था तब वहाँ पर नौकर ने आकर खबर दी कि उसकी दादी का देहांत हो गया है। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था
और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुज़रत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार करता था। बाजी कहते हैं बड़ी बहन को। अम्मी तो कभी कभार डांट लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। जो इफ़न के जो पिताजी थे वो कोर्ट में काम करते थे, इसलिए कभी कभी न्यायालय समझकर घर में भी फैसला सुनाया करते थे। नुज़रत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। जो नुज़रत थी इफ़न की छोटी बहन, वो उसकी कॉपियों पे तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी, भारा बुर्ज, हमजा, गुलब कवाली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। अब जो कहानियाँ सुनाने का जो स्टार्टिंग था, जो शुरुआत थी, वो कैसे कहती थी कि पूरा संसार तो सोता है और एक पाक यानी पवित्र परवरदिगार जो ईश्वर है, परमेश्वर है, वो जागता है। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ, एक मुल्क में एक बादशाह रहा। जो कैसे स्टार्ट करती थी कहानी कि मैं आँखों से देखी हुई नहीं, कानों से सुनी हुई कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। एक देश का एक बादशाह था। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोल लाग्यो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। जो इफ़न है वो दादी की भाषा पर कभी भी नहीं मुस्कुराया, मतलब कभी भी उनकी भाषा का मजाक उसने नहीं उड़ाया, क्योंकि उसे उनकी भाषा अच्छी लगती थी। और वह जब अपनी दादी की भाषा कभी कभी बोलने लगता तो उसके पिता उसे उसकी भाषा नहीं बोलने देते, और उसकी शिकायत वह अपनी दादी से भी करता था। तो दादी बोलती कि तू इस गवारन की भाषा क्यों बोलता है, तुझे तो अपने पिता की भाषा ही बोलनी चाहिए। और उसके बाद वह अपनी कहानी शुरू करती। ताऊ बादशाह का किहिस की तुरंत ठो हिरन मार लिया। ये कह रहे हैं कि एक बादशाह था जिसने 2 हिरन को मार लिया। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। जो इफ़न की दादी थी वो टोपी की माँ जैसी ही भाषा बोलती थी। अपनी दादी से उसे नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती। इफ़न के अब्बू और उसकी एक ही भाषा थी। इफ़न के जो अब्बू थे और टोपी की जो दादी थी वो दोनों एक ही भाषा बोलते थे। और जो इफ़न की दादी और टोपी की माँ, ये दोनों एक भाषा बोलते थे। इफ़न की दादी और इफ़न की जो दादी थी और टोपी की माँ जो थी वो तो एक ही भाषा बोलते थे। इफ़न के अब्बू और टोपी की दादी एक भाषा बोलते थे। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश भी नहीं करता था। वह दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। जो इफ़न के घर जब टोपी जाता था तो वो उनकी दादी के पास ही बैठता था। लेकिन जो इफ़न की अम्मी और इफ़न की जो बड़ी बहन थी वो टोपी से बातचीत करती थी, क्योंकि उसकी बोली जो थी वो पूर्वी बोली थी। उसका हंसी मजाक उड़ाने की वह कोशिश करती थी। लेकिन जब बात बिगड़ने लगती तो जो इफ़न की दादी थी वो उसका बीच बचाव कर लेती। तू काहे को जाते उन सबन के पास, मुँह पिटवान को झाड़ू मार, चल इधर आ, वह डांट कर कहती। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। जब उसकी जो दादी थी, इफ़न की दादी, वो उसे डांट कर कहती कि क्यों तुम उसके पास जाकर अपनी बेइज्जती करवाते हो, अपना मुंह पिटवाते हो। वह डांट कर मुझे बोल देती इधर आ जा। और उनकी जो डांट थी वो भी मुझे शक्कर के खिलौने जैसा लगता। अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता। अमावट का अर्थ होता है जो आम पापड़ जो होता है, आम की मिठाई जैसा मोटी परत वाला मीठा मीठा अमावट यानी आम पापड़, और तिलवा मतलब तिल से बना हुआ व्यंजन। और वह चुपचाप उनके पास चला जाता।
तोरी अम्मा क्या कर रही है? दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुगलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी, ये सब शब्द उसे बहुत अच्छे लगे और वह बार बार इन्हीं शब्दों को मुंह में दोहराता रहा और बार बार इसे बोलता रहा। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थाली ही थी, परंतु चौके पर नहीं। जो टोपी शुक्ला के घर में जो खाना पीना होता था वो किस पे होता था? मेज कुर्सी पर होता था, क्योंकि वे 20वीं सदी में प्रवेश कर चुके थे, पाश्चात्य संस्कृति में प्रवेश कर चुके थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मा जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए। जैसे ही जो टोपी है उसने बोला कि अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता, जैसे ही उन्हें अम्मी बोला, क्योंकि जो टोपी है वो हिंदू धर्म से था और जो इफ़न है वो मुस्लिम धर्म से था, तो हिंदुओं में अम्मी नहीं मम्मी बोला जाता है। तो वह जैसे ही अम्मी बोला, सारे जितने भी खाना खा रहे थे उन सब के हाथ रुक गए। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। सब उसे आंखें निकाल कर देख रहे थे। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। बार बार यही शब्द बोले जा रहे थे कि ये शब्द इस घर में कैसे आए, ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज़ का अर्थ क्या होता है? शब्द। कि ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा? सुभद्रा देवी कौन थी? जो टोपी है उसकी दादी का नाम है। टोपी की जो दादी हैं वो सुभद्रा देवी, और जो राम दुलारी हैं वो टोपी की मम्मी। लफ्ज़ टोपी की आंखें नचाई। लफ्ज़ का होता है माँ, ये अम्मी कहना तुझको किसने सिखाया? दादी गर्जी। अब दादी गुस्से से बोली। जब टोपी तो बोल रहा था कि ये लफ्ज़ क्या होता है, ये अपनी माँ से पूछने लगा, तो उतने में ही उसकी दादी गुस्से से बोली, ये अम्मी शब्द तुमने कहाँ से सीखा? ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। अब जो दादी को जवाब दे रहा है टोपी कि ये शब्द मैंने इफ़न से सीखा है, तो उसका पूरा नाम क्या है? उसने बोला कि मैं ये नहीं जानता। ते कहूँ मियाँ के लायके से दोस्ती कर लिए बायका। अब जो इफ़न की टोपी की जो माँ है वो कह रही है कि क्या तुमने किसी मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली है क्या? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की ये जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब जो लड़ाई तो किससे शुरू हुई थी? टोपी के अम्मी बोलने से, और मतलब लड़ाई जो है वो दूसरी तरफ परिवर्तित हो गई। कहाँ चेंज हो गई? क्योंकि जो टोपी की माँ है वो पूर्वी भाषा बोलने लगी, तो जो टोपी की दादी है वो कह रही है कि तुम मेरे सामने इस तरह की गंवारों भाषा मत बोला करो। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। जो टोपी के पिताजी हैं उनको जब पता चला कि इसने दोस्ती किससे की है? कलेक्टर के बेटे से की है, तो उन्होंने अपना गुस्सा वहीं शांत कर लिया और अपना दूसरा काम निकालना है। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ खड़ी हुई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। ते फिर जायबे ओकरा धरे, हाँ अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊ। कह रहे कि तेरे, अगर उसकी माँ बोल रही कि क्या तुम वापस उसके घर जाओगे, तो टोपी बोला कि हाँ जाऊँगा। अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी, तुम्हारे मतलब वो कह रही है कि तेरे हाँ के चक्कर में तू और मुझसे पिटेगा। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने ये नहीं कहा कि वे इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी, बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे। मुन्नी और भैरव कौन है? टोपी के भाई हैं।
हम एक दिन एको रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब खातो देख रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। अब मुन्नी बाबू ने और उसमें नमक मिर्ची लगा दी और कह रहे हैं कि एक दिन मैंने रहीम कबाब जी की दुकान पर इसको कबाब खाते हुए भी देखा है। कबाब राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। अब जो राम दुलारी, क्योंकि ये हिंदू धर्म के लोग हैं, यहाँ पर नॉन वेज नहीं खाया जाता, ये लोग वेजिटेरियन हैं, तो इनको बहुत जो घिन हो रही थी, राम दुलारी घिन से मतलब नफरत से 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक अन्नी रिश्वत दी थी। अब जो ये बात है ये पलट गई, क्योंकि कबाब कौन खा रहा था? मुन्नी बाबू खा रहा था और टोपी ने उसे देखा था। लेकिन यहाँ पर शिकायत किसने कर दी? मुन्नी ने कर दी, मुन्नी बाबू ने, कि टोपी कबाब खा रहा है। क्योंकि टोपी को शिकायत करने की आदत नहीं थी, वह सिर्फ अपनी बात किससे कहता था? इरफान से कहता था। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इरफान के सिवा किसी और को नहीं बताई। तू हमें कबाब खाते देख रहे हो? ना देख रहा और दिन, मुन्नी ने कहा। अब जो टोपी है वो मुन्नी से पूछ रहा है कि क्या तुमने मुझे कबाब खाते देखा है? तो उसने बोला कि क्यों नहीं देखा, उस दिन देखा नहीं था तुम्हें कबाब खाते हुए? तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अब जो उसकी दादी है वो कह रही है कि तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। टोपी कह रहा है कि दादी, ये जो मुन्नी बाबू है ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। धन्यवाद।